मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। ये लाइनें कुछ इस तरह की हैं जो हिंदी काव्य मंचों में काफ़ी दिनों से सुनी जा रही। ये कविताएं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सुनी जा रही। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो हिंदी काव्य मंचों की मशहूर कवित्री है, या यूँ कहें कि तो हिंदी साहित्य को और हिंदी को काव्य मंचों में स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान है। हमारे साथ आज मौजूद हैं कविता तिवारी जी। कविता तिवारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज चूंकि ये विंध्य क्षेत्र है, बघेलखंड है और माँ शारदे का दरबार है, तो यहाँ पर तो हम कुछ भी पढ़ेंगे तो बस यूँ लगेगा कि हम माँ शारदे को अपने शब्द सुमन अर्पित करने के लिए चढ़ाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम हर जगह तीर्थ करते हैं, लेकिन कविता को तीर्थ करने का सौभाग्य तब मिलता है जब सरस्वती माँ खुद दर्शन देती हैं। तो आज ये क्षेत्र ऐसा है जो जब हम अपनी कविता को दर्शन कराने आए, तीर्थ कराने आए, तो आज जो कुछ भी बोलेंगे वैसे तो हमारे लिए हर मंच माँ शारदे की कृपा से ही होता है। हम तो सरस्वती का मंदिर मान के उस पर चढ़ते हैं। जो कुछ भी बोलेंगे माँ शारदे की कृपा से बोलेंगे, उनके लिए बट बोलेंगे। तो कविता जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कविता तिवारी की इन कविता में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कविता तो मुझे घुट्टी में पिलाई गई है। मेरे पिता श्री रतन तिवारी जी एक अच्छे कवि हैं और मेरे घर में बहुत साहित्यिक वातावरण रहा है। गोष्ठियाँ होती थी, बड़े अच्छे अच्छे कवि, जो लखनऊ के कवि, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, तो जो लखनऊ के और आसपास के जो कवि थे वो एकदम पारिवारिक वातावरण रहा है। तो मेरे घर आना जाना रहा, तो कविता के वातावरण में, कविता के पालने में मैं झूली हूँ, कविता की घुट्टी भी है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं कविता में बात करती हूँ। तो प्रारंभ ही मेरा कविता से हुआ है। जिसे देखा जा रहा है अमूमन तौर पे कि युवा कवित्री जो काव्य मंचों में आती है तो प्रेम के गीत को बनाती हैं, श्रृंगार की तरफ जाती है, और वहीं कविता तिवारी वीर रस चुनती है। उस वीर रस के पीछे की कुछ वजह या फिर उसके पीछे क्या कारण रहा कि आपको वीर रस चुनना पड़ा, या फिर वीर रस में आपकी कोई मतलब एक ऐसी रुचि है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई कवित्री या कोई महिला या कोई नारी वीर रस का चयन करती तो आश्चर्य की इसलिए बात नहीं है क्योंकि हम जिस देश में हमने जन्म लिया है ना, वो शक्ति का उपासक देश है, जहाँ शक्ति की आराधना होती है, और मात्र सत्तात्मक देश है ये, जहाँ पर माताओं को भोग लगाकर ही हम भैरव को मनाते हैं। तो ऐसे में जहाँ शक्ति की उपासना होती है, नवरात्रि का उत्सव रखते हैं, वहाँ अगर कोई बेटी शक्ति की उपासिका है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और श्रृंगार चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का एक मूल स्वभाव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आवश्यक है। लेकिन जब चूड़ी की खनक लोगों को सुनाई नहीं दे तो मुझे लगता है कि तलवार की खनक ही सुनाई देनी चाहिए। तो ये चूड़ी हाल वाले हाथों में तलवार भी आवश्यक है। तो बस मेरे ये दो रूप हैं। कविता जी, आपके जो मैं रचनाएं सुन रहा था, जो पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें राष्ट्र प्रेम, शहादत, सिपाही, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे ये विषय आप चुनती, इसके पीछे कोई वजह? मैं 4 पंक्तियां आपके पहला प्रश्न जो आपने किया और ये जो प्रश्न किया, तो मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आ रही हैं कि टूटते साज बचाने के लिए लिखती हूँ, टूटते साज बचाने के लिए लिखती हूँ, शोख अंदाज बचाने के लिए लिखती हूँ, छोड़ श्रृंगार की बातों को, ओज की बातें, देश की लाज बचाने के लिए लिखती हूँ। जहाँ पर आज मंचों पर हो या अन्यत्र मैं देखती हूँ कि केवल देश में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार को ही रेखांकित किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके समानांतर अपने संस्कारों की एक बड़ी लकीर खींच दी जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश जाता है। क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता मार्गदर्शन करती रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कविताओं के माध्यम से यदि वो संस्कृति शब्द के रूप में आ जाएगी तो मेरे लिए भी, मेरे जीवन में भी कुछ माँ शारदे का उपकार ही होगा। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो हमारी विरासत से जुड़े, हमारी परंपराओं से जुड़े, हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारे पुरातन इतिहास से जुड़े, और इतिहास से संबद्ध होकर वो प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी कविताओं में वो पात्र आए, वो संस्कृति के और वो सभ्यता के जो मार्गदर्शक, वो जो ध्वजवाहक हैं, वो मेरी कविताओं में सम्मिलित हो। तो बस मेरा यही प्रयास रहता है। क्योंकि आप काव्य मंच की बेटी हैं और बेटियों पे आपने बहुत कुछ लिखा, पिता बेटी के मर्म को आपने लिखा कि पिता के कष्ट हरती हैं बेटियां, पिता की बाधा हरती हैं बेटियां, कुछ इसके बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमारा देश शक्ति का उपासक है, हमने नवरात्रि के उत्सव रहते हैं, लेकिन बहुत
बहुत टीस भी होती है इस बात को लेकर कि मुझे छंद नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने एक पंक्ति कही कि आई नवरात्रि खूब आरती उतारी और नवरात्रि बीतते ही हत्या कर दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भाषणों में तो नारी अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पे होगी तभी हमारी कविता भी सार्थक है। और मैं बेटी और पुत्री और पिता के संबंध और जो संबंधों में बेटी का क्या महत्व है इसलिए स्वयं को प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जब संबंध पतन की ओर जा रहे हैं तब किसी एक बेटी को स्वर बुलंद करना चाहिए कि नहीं, भारत में संबंधों की अस्मिता का एक मापदंड है और वो मापदंड क्या होना चाहिए वो मैंने रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में बेटी का इतना सम्मान होता हो और आज की स्थिति जब ये हो जाए कि हमें अंधेरी गलियों में जाते डर लगे कि कौन से तेजाब के छींटे हमारी परीक्षा कर रहे हैं, एक बेटी जन्म लेने से पहले मार दी जाए और जन्म ले ली भी जाए तो उसे बोझ कहा जाने लगे, और यदि उसका विवाह कर दिया जाए तो वो दहेज की आग में जल जाए, वो तमाम सारी समस्याएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कविताएं शायद एक मरहम का काम कर सकती हैं या एक दिशा निर्देश दे सकती हैं। अब मैं भटके युवाओं के लिए भी कुछ देशभक्त, कुछ राष्ट्र प्रेम के लिए कुछ लिखा। वो मजहब वाली एक लाइन याद आती है मुझे, जहाँ मस्जिद बोला आपने, मंदिर बोला आपने। मुझे ऐसा लगता है कि कविता एक आंदोलन होती है, मिशन होती है कविता। कविता ने सदैव क्रांति की है। जो भी इतिहास रहा है हिंदी की वाचिक परंपरा का, तो कविता का स्थान सदैव क्रांतिकारी हथियार के रूप में लिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ प्रयास ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत अच्छी वीररस की कविताएं लिखी गई, कहीं नहीं, मैं तो जुगनू हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुगनू भले हो, लेकिन अगर अंधेरा छा जाए तो उस जुगनू का बहुत महत्व होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो शायद संस्कृति से दूर हो रही है, भाषा से दूर हो रही है, सबसे बड़ी चिंता मुझे इसी बात की कि भाषा से दूर हो रही है। हम हिंदी की गिनती जानते ही नहीं है। हम अगर 89 कहते हैं तो 89 मीन्स बताना पड़ता है, तो मुझे बहुत क्षोभ होता है। मैं तो अपने घर परिवार में भी सबको डांट देती हूँ कि ये वातावरण मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम इस दौर में आ गए हैं, देखिए संस्कृत हमारी देव भाषा, हमारी मातृभाषा रही है। आज संस्कृत लुप्त इसलिए हो गई क्योंकि हमने प्रयोग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये हिंदी के साथ भी षड्यंत्र हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि षड्यंत्र से ऊपर उठकर मैं भाषा की बात करूँ और युवाओं को इसलिए मैं प्रेरित करना चाहती हूँ। मैंने कहा भी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। मेरा आशय ये है कि आप जब कभी बाहर जाए, विदेश जाए, तो आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप देश होकर जा रहे हैं, आप भारत होकर जा रहे हैं, आपके साथ भारतीय संस्कृति साथ जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे नेता गए जिन्होंने देश से बाहर जाते ही जिन्होंने क्या क्या कहा अपने देश के बारे में, तो मैं उसका विरोध कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ पूरे देश यात्रा कर रहा है, इसलिए 140 करोड़ लोग आपके साथ यात्रा करके गए, तो आप 140 करोड़ को गालियां नहीं दे सकते। तो और मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी अपने आइडियल बदले, अपने आइकॉन बदले। ये फिल्मी पर्दे वाले लोग आइकॉन नहीं हो सकते, हमें अपने आइकॉन संभालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, इतिहास की ओर लौटिए, यही सारे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज चूंकि मैं फिर आमंत्रित करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कीर्तिमान का एक भव्य कवि सम्मेलन है, उसमें इसलिए आए, कवि सम्मेलन में आप इसलिए आए क्योंकि हमने ही संस्कृति को संभाल के रखा है। मैं बहुत अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ, लेकिन सांस्कृतिक बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, या तो उसमें धार्मिक पराकाष्ठा होती है या तो उसमें सांस्कृतिक पतन दिखाया जाता है। एक जो सेतु का काम कर रहा है वो कवि सम्मेलन कर रहा है, तो मैं विशेष रूप से महिलाओं को और युवाओं को आमंत्रित कर रही हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आएं और कवि सम्मेलन में जरूर जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आदर्श कैसे चयन करें वो कवि सम्मेलनों से ही आपको पता चलेगा। और यदि हमने कवि सम्मेलन में जाना शुरू कर दिया, ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों में जाना शुरू कर दिया, तो हम किसी भी लड़की को प्रेम के नाम पर 35 टुकड़ों में काटने से पहले अपने हाथ कांपेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, अपने जो इतिहास की ओर लौटना पड़ेगा, संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। तो बस मैं यही प्रयास कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि कविता तिवारी आखिरकार मंचू है या फिर किसको एडमायर करती है, किसको देखती हैं, किसको सुनती हैं? मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री हरिशंकर मिश्र जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मुझसे। एक बार मैंने यही चीज़ कही कि मैं जिसको भी सुनती हूँ मैं मुग्ध हो जाती हूँ उनको देखकर। तो उन्होंने एक बात अच्छी कही कि सीखने के लिए हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है,
तो जो कवि मंच पे कविता पढ़ रहा है उतनी देर के लिए वो तुम्हारा गुरु है। तो मैंने उस दिन से वो गांठ बांध ली कि जो कभी भी जो लोग मुझे सुनते हैं या जो मुझे बहुत जो मेरा अवलोकन करते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब मैं मंच में बैठती हूँ तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ मंच के प्रत्येक कवि की प्रत्येक कविता पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मंच पे, वो जो माइक पे खड़ा है, वो उतनी देर के लिए मेरा गुरु है। व्यक्तिगत जीवन किसका क्या है उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं कवि कुल की बेटी हूँ। मेरे लिए पूरा कवि परिवार है। तो मेरे लिए कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, मैं तो सबको संबोधित करती हूँ इसी पारिवारिक तरह से, और उतनी देर के लिए वो मेरा गुरु होता है। तो वो प्रत्येक कवि जो शब्द का उपासक है, जो संस्कृति का पोषक है, वो प्रत्येक कवि मेरा गुरु है। सोशल मीडिया में ये भी दिखा गया कि आपको नेडी कुमार विश्वास कहते हैं, ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने पढ़ा। तो क्या कुमार विश्वास? कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो बहुत, मैं तो चाचा कहती हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी को, और बड़ा स्नेह उनका मुझ पे रहा है सदैव से। मेरे बालपन से बहुत वात्सल्य रहा है, मैं उनकी वात्सल्य की छाया में बड़ी हुई हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक पिता को बहुत गर्व होता है कि वो अपनी संतान के नाम से जाना जाए, और मुझे बहुत गर्व होता है कि यदि मेरे चाचा का शीर्षक या उनका नाम मुझसे जुड़ जा रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये भी पढ़ा कि आपकी कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी डिग्री कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्टडी में आई सामने। जी, मुझ तक भी बस बातें पहुंची हैं। एक कविता मेरी बहुत वायरल हुई बीच में, चूँकि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रही हूँ बहुत वर्षों तक, मुझे अभी भी बहुत ज्ञान नहीं है। एक टीम पूरी चलाती है, मुझे अभी भी कोई ज्ञान नहीं है उसका। तो एक कविता वायरल हुई। उस कविता के मंच पे आने से पहले बहुत से बड़े कवियों ने मुझे उस कविता को पढ़ने के लिए रोका कि ये तो बहुत क्लिष्ट कविता है, इसमें तो हिंदी के बहुत भारी भरकम शब्द है, जो आज का युवा वर्ग है वो दूर चला जाएगा कवि सम्मेलनों से। ये कविता कवि सम्मेलन में स्थान नहीं बना पाएगी। पता नहीं भगवती की क्या कृपा रही कि उस कविता ने मंच पे तो स्थान बनाया ही, मेरी वो पहचान भी बनी। और मुझे अन्यत्र माध्यमों से पता चला कि कुछ डिग्री कॉलेजेस में वो प्रार्थना के रूप में गाई जा रही है, कुछ इंटर कॉलेजेस में प्रार्थना के रूप में गाई गई, और एक बोर्ड के प्री बोर्ड की परीक्षा में भी वो कविता का वो अंश पूछा गया। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फिल्म आई थी पिछले दिनों, OTT पे ही रिलीज हुई, अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की भुज। उसमें वो कविता ली गई, मेरे ही स्वर में ली गई। बड़े लोग बताते हैं कि अब तक के हिंदी साहित्य का ये इतिहास का ये पहला कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि किसी कवि की कविताएं उसके स्वर में गई हैं, ये पहली बार हुआ है। ऐसे नीरज जी, संतोषानंद जी, तमाम कविताएं, तमाम गीत उनके फिल्मों में गए, जिनको कई अलग गायक गायिकाओं ने गाया है, लेकिन ये सौभाग्य मां शारदे ने मेरी झोली में डाला कि वो कविता मेरे ही स्वर में उस फिल्म में आई है, जिस पर सोनाक्षी सिन्हा ने अभिनय किया है। तो हे ईश्वर मालिक हे दाता, आपने शायद वो कविता सुनी होगी। उसकी शीर्षक लाइन है, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। उसमें बहुत सारे कविता के क्लिष्ट शब्द हैं जिसके लिए मुझे कहा गया। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मैंने कहा कि कविता की यदि एक आंदोलन है, तो मुझे लगता है कि मेरी कविताओं में छुपे हुए क्लिष्ट शब्दों को सुनकर यदि कोई युवा कवि सम्मेलन से जाते ही उसके अर्थ ढूंढने के लिए शब्दकोश निकालता है, तो मेरी कविता वहीं विजयनी हो जाती है, क्योंकि एक पीढ़ी शब्दकोश की ओर लौट रही है, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा की ओर लौट रही है। बस यही मेरी कविता की सफलता है। तो क्या फिल्मों में भी क्या कविता तिवारी जी की कुछ कविताओं के अंश आगे भी मिलेंगे क्या? नहीं, मेरी बात तो ऐसे चल रही है, लेकिन चूंकि एक करार होता है, तो मैं अभी खुल के नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ समस्या ये कि मैं फिल्मों के अनुसार कविताएं नहीं लिख सकती। कुछ कविताएं वो फिल्मों में लेना चाहते हैं, तो संभवतः आगे आपको सुनने में मिले। तो आपके हिसाब से जैसे कि महादेवी वर्मा से अगर हम बात करें, और आज आप तक या आनंद का जो आपके हैं समक्ष आप मंच में बैठ, क्या अंतर आपको लगता है कि कविता के मंचों में, काव्य मंचों में कोई ऐसा अंतर, कोई वो महिलाओं ने अपना एक स्थान स्टैब्लिश किया है? देखिए, आपने तो इतना बड़ा नाम ले लिया, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जिनको हम पढ़ के बड़े हुए हैं, तो उनका तो हम अंश मात्र भी नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो परंपराएं उन्होंने प्रारंभ की हैं उसमें दाग ना लगने पाए, कलंक ना लगने पाए, तो इतना बस प्रयास कर रहे हैं हम। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कवि या कवित्री को किसी पार्टी की प्रवक्ता की तरह काव्य पाठ नहीं करना चाहिए। तो इस बात में ये मेरा एक स्टैंड है जिस पे मैं अडिग हूँ। पिछले विधानसभा चुनावों में मेरे पास भी बहुत सारे प्रलोभन थे, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कविता इसलिए बनी ही नहीं है
कि मैं किसी नेता की प्रशस्ति या किसी पार्टी के जयघोष के लिए मैं कविताएं लिखूं तो ये कविता का अनादर होगा। मेरे लिए राष्ट्र, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति बहुत बड़ी है, उसका एक विषय बहुत वृहद विषय है, तो उस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है। एक बड़े बड़े ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई नेता जब तक इतिहास नहीं बन जाता उस पर लिखने का कोई महत्व नहीं है। और अच्छी बात यह है कि समय समय पर चूंकि स्वरूप बदलता रहा, बीच में ऐसा भी लोगों ने कहा कि कविता का स्तर खत्म हो गया है कवि सम्मेलनों में। एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहती हूँ, अब तो बहुत पुष्ट हो गया है। बहुत सारे दुर्गुण जो साहित्यिक मंच के थे, जो पुराने आयोजक हैं वो जानते हैं कि जो दुर्गुण थे कि व्यसन किए बिना कभी बैठता नहीं था मंच पे, अब बहुत कुछ दूर हो गया है। एक जो व्यसन बचा, एक जो प्रदूषण बचा, मैं बस उसके खिलाफ आंदोलन में हूँ। कवि सम्मेलन में जो नोक झोंक की परंपरा है उसे दूर करने के लिए कवियों को भी सतर्क रहना पड़ेगा और विशेष रूप से आयोजकों को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा की आपको परंपरा बचानी है, उसकी गरिमा बचानी है, तो आयोजकों को बहुत सन्नद्ध होना पड़ेगा कि ये जो नोक झोंक की परंपरा है, द्विअर्थी संवाद है और ये जो पॉलिटिकल स्टैंड है, इनको लेकर जो बातें हो रही हैं इसका विरोध करना चाहिए आयोजकों को। ऐसे कवियों को, ऐसी कवित्रियों को मंच पे स्थान ही नहीं होना चाहिए जो कवि सम्मेलन में प्रदूषण फैलाए। क्या आपके हिसाब से काव्य मंचों में कविता तिवारी ने क्या हिंदी को स्थापित कर लिया है या फिर अभी इस प्रोसेस में? हम कैसे स्थापित करेंगे? हिंदी तो हमें स्थापित कर रही है, मैं ये कतई मान नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कविता ने मुझे स्थापित किया है। मेरा तो कोई मैं तो अंश ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो एक कण हूँ, रज कण, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी है उन माँ हिंदी की कृपा से है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि माँ की कृपा यदि मिली है तो उसको प्रसाद के रूप में ही पहुँचाया जाए, उसे चूरन और चटनी बनाकर प्रस्तुत ना किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कविता बांके बिहारी को समर्पित होने वाले 56 भोग की तरह पवित्र है, वो एक चूरन चटनी की तरह नहीं है। उसे मैं सभी कवियों से भी निवेदन करूंगी और आयोजकों से और श्रोताओं से भी निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों को मंच पे स्थापित किया जाए जो प्रसाद की तरह उसकी पवित्रता बनाए रखते हैं कविता की। तो मेरा प्रयास बस इतना है, बाकी तो माँ हिंदी की कृपा है मुझ पर। चलते एक आखिरी सवाल ये कि कीर्तिमान का ये कवि सम्मेलन पिछले 41 वर्षों से हो रहा है और आप आज शाम को प्रस्तुति देने वाली हैं, क्योंकि ये कवि सम्मेलन जो कि लगातार कई वर्षों से चल रहे हैं, उसमें ये हमारे हिसाब से भारत का तीसरा ही कवि सम्मेलन जो लगातार 40 वर्षों से चल रहा है। क्या कहेंगी आयोजक जो डॉक्टर कैलाश जैन जी है, जैन जी की टीम है? मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ। कैलाश जैन जी, मैं तो बाबा जी कहती हूँ उनको, और बहुत इतने विनम्र, मुझे ऐसा लगता है कि वो मानव शरीर में वो देवता तुल्य हैं। वो उनकी आभा एक ऋषि की तरह है और वो इतने सात्विक भाव से लोगों को बुलाते हैं कि बहुत सी जगह हम धन के लिए कविता पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम है जहाँ मन की आवाज़ पे कविता पढ़ने आते हैं। तो कीर्तिमान एक नए नित नवीन कीर्तिमान करते रहे और कीर्तिमान बाकी कवि सम्मेलनों से इतर इसलिए भी भव्य होता जा रहा है कि 41 वर्ष हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बताया कि तीसरा कवि सम्मेलन, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे प्रथम पंक्ति का कवि सम्मेलन इसलिए बन जाएगा क्योंकि उसमें पूरा परिवार सम्मिलित है। उनका बेटा लंदन से केवल इस कार्यक्रम के लिए आया है। तो मैं इतनी आश्चर्य में थी कि वो बच्चे जो बाहर चले जाते हैं वो त्योहारों में भी समय नहीं निकाल पाते अपनी व्यस्तताओं के कारण। इसका मतलब है कि जैन साहब ने इस कवि सम्मेलन को त्योहार से भी ज़्यादा पवित्र अपने जीवन में बना लिया है, कि जिसके कारण उनके बच्चे बाहर से यहाँ आए हैं इस कवि सम्मेलन को संजोने के लिए, संवारने के लिए। तो ये कवि सम्मेलन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रही हूँ कि कीर्तिमान में आपका सहयोग मिलता रहे, आप आते रहें और इसी प्रकार नित नवीन कवियों की सूची आप तक पहुंचती रहे और नई नई कविताओं के माध्यम से आप तक जागरण पहुंचता रहे। आपके जनमन टाइम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये भी एक नया कीर्तिमान गढ़े। और युवाओं के लिए वो संदेश, वो जो जर्रे वाली लाइन आपने लिखी थी, अगर वो कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। बहुत बहुत आभार।